नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को लेकर के भी अब संजीदा हो चुके होंगे और विधिवत दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा विषय है, थंबनेल से स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार कई सारी सेवाओं के लिए एक ही संयुक्त परीक्षा हो रही है। इसलिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किस तरह से आपको किन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए फॉर्म को फिल करना है। तो सभी उपस्थित हो जाएं और सभी जुड़ जाएं और उसके बाद से इस सीरीज़ को हम प्रारंभ करते हैं। और इस सीरीज़ में आप कह लीजिए दूसरी वीडियो है, नोटिफिकेशन आई थी, और अब प्रीलिम्स को लेकर के कैसे फॉर्म भरा जाए, और फिर आगे हम जब प्रीलिम्स हमारा हो जाएगा तो डैफ को लेकर किस प्रकार से काम करना है, उस दिशा में हम बात करेंगे। तो सभी उपस्थित हो जाएं। और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि संस्थान द्वारा इस चैनल पर कुछ कार्यक्रम प्रीलिम्स को लेकर चलाए जा रहे हैं, और एक हमारा टारगेट वीक का प्रोग्राम था जिसको लगभग हमने 16 सप्ताह चलाया। और इन 16 सप्ताह में यदि हम बात, 180 दिनों का प्लान था हमारा, और इन 15 से 16 सप्ताह में हमने जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट थे, जो प्रीलिम्स के हमारे सब्जेक्ट थे, उनको तीन बार हमने समाप्त कर लिया है। 15 सप्ताह में 3 बार प्रीलिम्स के जो विषय हैं उनको हमने अच्छी तरीके से समाप्त किया है। और अभी हमारा प्रयास है कि 30 अगस्त तक प्रीलिम्स में आने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों को कम से कम हम 6 बार समाप्त कर सकें। ये हमारा पूरा प्रयास है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा हमारा प्रोग्राम था, जैसे कि बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन के बाद उनकी निद्रा टूटी, तो नोटिफिकेशन के बाद जब वो हमारे से जुड़े तो क्योंकि 15 सप्ताह वो पूरा जो पूर्व का था उसका अध्ययन तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उनको लेकर के भी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको बोलते हैं टॉप 50 सीरीज। और टॉप 50 सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो आपको शेयर किए गए हैं। उन टॉपिक का आपको अध्ययन करना है संबंधित पुस्तकों को देख करके। तो यदि कोई भी अभी तैयारी शुरू कर रहा है प्रीलिम्स को लेकर के, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराइएगा जिससे हम आपकी मदद कर सकें और वो लिंक एक बार उपलब्ध करा दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसी को फॉलो करिए, आप कहीं से भी जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको समझ में आता है, यदि आपको लगता है चीज़ें ठीक हैं, तो फॉलो करिएगा, अन्यथा आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे कि किन विशेष चीज़ों का ध्यान आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। और ये जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ विशेष चीज़ों का, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न भी आपके आए थे। जैसे अभी एक प्रश्न था, एक कृतिका जी हैं आपके साथ की, उन्होंने बोला था कि सर क्या रेलवे से, शायद वो रेलवे में एम्प्लॉय हैं, क्या रेलवे से एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एक SC ST को लेकर के कमेंट था। तो आपके इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपका कुछ भी डाउट होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर आधी अधूरी जानकारी देना या गलत जानकारी देना गलत होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं बिंदु हैं जिनके बारे में नोटिफिकेशन में बातें नहीं की गई हैं, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई आपका भी प्रश्न है, यदि कोई ऐसा आपका भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके आयोग के जो सदस्य हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, जो देख रहे होंगे कार्यभार, उनसे बात करके जो भी आपके डाउट होंगे उनका जवाब लिया जाएगा। और फिर अगले चरण में हम आपको, यदि आज आपका डाउट मिल जाता है तो कल हम उसके उन सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं, जैसे भी जवाब मिलता है जिन भी संदर्भों में, वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया है कि किन पदों पर जो रिक्तियां हैं वो निकाली गई हैं। अभी पद बढ़े भी हैं, हमने पूर्व में भी बताया था कि बढ़ेंगे, अभी आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो पदों पर हमें जाना नहीं है। अब बात आती है कि शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए विभिन्न पदों के लिए। आइए देख लेते हैं। इनमें जो बात हो रही है शैक्षिक योग्यता की, तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए सामान्य तौर पर आप स्नातक हैं, ठीक है, सामान्य तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपने BA या BSc किया है या उसके समकक्ष कुछ किया है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप 69th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में
इसके लिए जुड़ सकते हैं 01 के लिए, ठीक है। दूसरा, क्या बाल विकास परियोजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय, 3 वैकल्पिक विषय यहाँ पे दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का चुनाव करना है। तो यदि आप स्नातक की डिग्री रखते ही हैं, क्योंकि तभी तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आप यदि स्नातक की डिग्री रखते हैं, ठीक है, साथ ही साथ इन 4 विषयों पर किसी एक पर आपकी पकड़ है, ठीक है, इन 4 विषयों पर किसी एक पर आपकी पकड़ है, तो आपको क्या करना है कि कोई एक विषय, इन चारों में से किसी एक विषय का चुनाव करते हुए आपको इनको भी रिक्त संख्या 02 को भी आपको टिक करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें से किसी एक विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष। तीसरे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी, तो यदि आप गणित स्नातक में लिए थे, ठीक है, यदि आप अर्थशास्त्र लिए थे या वाणिज्य लिए थे, तो आप इस पद को भी भर सकते हैं। सामान्य तौर पे जो BA BSc करते हैं वो इस पद को नहीं भर सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि आपने BSc लिया है और BSc मैथ से किया है तो आप इसके योग्य हैं। अगला आता है पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी की बात यहाँ पे हो रही है। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कई सारे जो बीटेक के विषय हैं वो दिए गए हैं, जैसे ट्रेड दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे दिए, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, और साथ में दिया गया है लास्ट में कि इन विषयों में से किसी एक विषय में, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स संचार की विशेषताएं, उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक डिग्री या समकक्ष में 50% अंकों के साथ यदि आपने उत्तीर्ण किया है तो आप इसको भी भर सकते हो। मतलब विशेष रूप से यदि आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो आप इस पद के लिए भी योग्य हैं, आप इसको भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि जो आपकी डिग्री होगी बीटेक में उसमें 50%, तो आमतौर पे ये बहुत ही सामान्य घटना है 50%, भैया 70 से नीचे बात नहीं होती, तो इसमें 50 का कोई मतलब नहीं है। अब बोलना है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जब आप अपनी शैक्षिक योग्यता भरेंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आपने स्नातक में क्या किया है, BA किया है, BSc किया है, कौन से विषय हैं, वो आपको भरना पड़ेगा उस कॉलम में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आरक्षण के लेकर के, ठीक है। आरक्षण को लेकर के बात कर लेते हैं कि आरक्षण जब हम अप्लाई करते हैं आरक्षण के अंतर्गत तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें आप देखोगे तो बोला गया है आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के ही आधार पर देय होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जहां पर इसका कॉलम है वहां पर इसके लिए आपको स्वीकृति देनी होगी, टिक करना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। सामान्य तौर पे यही होता है हर जगह कि जातिगत जो आरक्षण है उसका लाभ आप तभी ले पाते हैं जब आप संबंधित राज्य के निवासी होते हैं। आगे है बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, ऐसा ही होता है हर जगह, ठीक है। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमन्य होगा। याद रखिएगा जब आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो जो आप पता देते हैं ध्यान रखिएगा बिहार का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं बिहार के बाहर का पता देंगे तो नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यदि आप बाहर रहते भी हैं तो भी मैं यही बोलूँगा कि जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो दोनों अपना होम वाला दीजिए, तब जाके ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। भले ही आप बाहर रहते हैं कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं कि लेटर जाता है, तो जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है उसी को दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके लिए बोला गया है कि प्रमाण पत्र जमा करना होगा। क्या क्या? जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों जमा करना होगा। पिछड़ा वर्ग
अति पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें, क्रीमी लेयर के लिए बात करें, तो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि आपको निवास प्रमाण पत्र जो है वो जमा करना होगा, जिससे आपका पता चल सके कि आप बिहार राज्य के ही निवासी हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कई सारी बहनें विवाहित हैं, उनके लिए है। बोला गया है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए। याद रखिएगा, जिनका विवाह हो गया है, जिनका विवाह हो गया है, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, क्रीमी लेयर और जाति प्रमाण पत्र जो है ये उनके पिता के नाम से एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ध्यान रखिएगा, यदि आप विवाहित हैं तो आप जो जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो आपके पिता के निवास स्थान और आपके पिता के नाम से होना चाहिए। वहाँ पे पति के नाम और पति के निवास स्थान से नहीं बनवाना है, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। तो याद रखिएगा, यदि आप विवाहित हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहती हैं तो सबसे पहली बात, निवास आपको जो दिखाना है, डोमिसाइल जो दिखाना है, वो पिता के नाम से दिखाना है और पिताजी का जो एड्रेस है उसी नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत ये प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आरक्षण की बात यहाँ बोला गया कौन कौन से कोटि का आरक्षण दिया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले SC का आरक्षण है, ST का आरक्षण है, ठीक है। इसके बाद है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। साथ ही साथ आप जानते हैं EWS आ गया है, तो EWS भी अब रहता है। और इसमें सब में इनके आरक्षण की कोटि दी हुई है, जहाँ पे कोड डालना है। कोड भरते समय आपको सावधानी बरतनी है, ये कोड आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसको कम से कम 2 बार रिव्यू जरूर कर लीजिएगा कि जब आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपने क्या कोड सही डाला है या नहीं, इसका आप अच्छे से मूल्यांकन कर लीजिएगा, तभी आप फाइनल सबमिट करिएगा। ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और बोली गई हैं, जैसे दिव्यांगता को लेकर के बोला गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लेते हैं कि बहुत सारे दिव्यांग भाई हमारे हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प इतना एक बोला गया है को रिक्त की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण दे होगा, लेकिन ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित सुस्पष्ट दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य होगा। आप सबके पास प्रमाण पत्र होगा, जो भी भाई हमारे दिव्यांग हैं, तो आप वहां से जो प्रमाण पत्र है उस बेसिस पे देख लीजिएगा कि वो जो है जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा ही निर्गत किया गया हो। ठीक है, तभी माना जाएगा। आगे है अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। मान लीजिए आप अस्थायी दिव्यांग थे या विकलांग थे, तो आपने क्या किया कि उसको रिन्यू नहीं कराया, तो रिन्यू नहीं कराया है तो मान्य नहीं होगा, रिन्यू होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें इसमें और भी हैं उसको भी देख लेते हैं। आगे अब बात आती है PWBD की। यहाँ पे बोला गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता मतलब 40% या उससे अधिक से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। सब मिला के वही बोला गया है कि यदि आप दिव्यांग हैं तो आपके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे की हम बात कर लेते हैं। आगे जिन चीज़ों के बारे में हमें देखना है, अब इसके बाद जो हमें देखना है वो विशेष रूप से बात आती है स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के। तो ये चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में तो चीज़ें स्पष्ट हैं। अब यहाँ पे जो जानकारी दी गई है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन दोनों पर ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि EWS
के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न होना चाहिए। अब इसमें क्या बोला गया है कि जैसे अभी आपने देखा था, विवाहित जो महिलाएं हैं, जो विवाहित बहनें हैं, उनके लिए बोला गया था कि जो आपका जाति प्रमाण निवास प्रमाण पत्र बनेगा, निवास प्रमाण पत्र के लिए बोला गया था कि पिताजी के नाम से और उनके निवास से बनेगा। लेकिन जब आपका आय बनेगा उसको लेकर के यहाँ पे अलग बोला गया। मतलब यदि आप EWS से संबंधित हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप आय अपना दिखाएंगे तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना चाहिए, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के साथ अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो जब आपको निवास बनवाना है, विवाहित हैं आप, निवास इसमें जो अप्लाई करना है उसके लिए आपको पिताजी के निवास स्थान से पिताजी के नाम पे, और यदि आप EWS में दावा करते हैं, EWS में छूट का दावा करते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आय प्रमाण पत्र बनेगा वो किसके नाम से बनेगा, वो पति के नाम से बनेगा और उनके एड्रेस से बनेगा, ठीक है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। तो याद रखिएगा, 1 वर्ष के लिए ही वैध माना जाएगा। आप सबका बहुत प्रश्न रहता था ना कि कितने दिनों के लिए, तो यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया है कि परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र जो है वो 1 वर्ष के लिए और निवास प्रमाण पत्र भी 1 वर्ष के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब बात करते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो पता है उम्र सीमा पे जाना नहीं है, इसका डिस्कशन पूर्व में हो गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है कि जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं उसके लिए क्या यहाँ पे बात की गई है। बोला गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना से आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतना के आलोक में बिहार सरकारी के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है। क्या? बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 ही अवसर अनुमान्य होंगे। मतलब यदि आप बिहार राज्य की सरकारी सेवा में हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 अवसर आपके लिए है, स्पष्ट यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों को जो है वो उपेक्षा नहीं, यथार्थ उपेक्षा नहीं की जाएगी। मतलब ये गजट जारी हुआ है कब, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2003, ठीक है, 2003, और फिर बोला गया है 2022, संकल्प संख्या 2022। इसमें किस संकल्प की बात की गई है, उसी की बात की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो गजट, ये जो प्रावधान किया गया उससे पहले यदि आपने उपयोग कर लिया है, ठीक है, 1-2 अटेम्प्ट दे दिया है, वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। मतलब ये लागू होने से, ये अधिसूचना लागू होने के बाद से 5 अवसर आपके लिए हैं, सिर्फ 5 अवसर। अब इसमें से आप में से एक भाई ने प्रश्न किया था कि जो 5 अवसर हैं, क्या हम फॉर्म फिल कर देते हैं और परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो क्या वो माना जाएगा? जहाँ तक मेरी समझ है, आपका ये डाउट मैं कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है फॉर्म भरने मात्र से अटेम्प्ट नहीं माना जाता है जब तक आप उस परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लेकर के कंफर्मेशन मैं कल आपको दे दूंगा, क्योंकि और 2-3 डाउट हैं अन्य लोगों के, और कुछ जो लोग नए देख रहे हैं उनके भी कुछ डाउट होंगे, तो उन सभी डाउट को लेकर के एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो सिर्फ 24 घंटे का आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बोली गई हैं, आइए देख लेते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमन्य होगी। मतलब उम्र सीमा में भी 5 वर्ष की छूट होगी जो पहले भी थी, परंतु
उक्त आयु सीमा की छूट अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा अब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया होगा। मतलब आयु सीमा में, जैसे मान लीजिए आप बिहार सरकार के सेवक हैं और आप बीपीएससी देना चाहते हैं, तो आयु सीमा का दावा आप तभी कर सकते हैं, आयु सीमा में छूट का दावा आप तभी कर सकते हैं जब अभी तक आपने 5 से कम अटेम्प्ट दिया हो, मतलब 5 आपने पूरा यूज नहीं किया है, तभी आप इसका दावा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बोला गया एनसीसी कैडेट के लिए भी यहाँ पे कुछ छूट है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद फिर बात आती है भूतपूर्व सैनिकों को लेकर के। भूतपूर्व सैनिकों को लेकर के बात करें तो उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब यदि आप सैनिक रहे हों, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपने जितना समय, मान लीजिए आपने सेना में हैं, सेना में थे और आपने 10 वर्ष सेना में बिताए हैं, तो 10 वर्ष तो वो आपके लेस कर दिए जाएंगे जो आपने सेना में बिताए हैं, प्लस 3 अतिरिक्त वर्षों की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन मतलब यदि मान लीजिए आज आपकी उम्र 32, उदाहरण के तौर पे 32 वर्ष है, 33 वर्ष है और आपने 10 वर्ष सेना में दिए हैं, ठीक है, तो आपकी जो उम्र ली जाएगी ना, वो 23 वर्ष ली जाएगी। 10 साल आपकी उम्र घट जाएगी जितना आपने वहाँ पे सेना में दिया है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि टोटल आयु सीमा आज की तिथि में 53 वर्ष से कम हो, तब ये छूट लागू होगी। 53 से ऊपर हो गए, फिर आप ट्रेनिंग करोगे, रिटायर किए जाएगी, तो सरकार ऐसे वेस्ट नहीं करेगी ना अपना पैसा। इसके बाद कुछ चीज़ें और दी गई, जैसे भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे में उच्चतम आयु सीमा 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गए हों अथवा 6 महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों। तो ये हो गया जिन्होंने जो अब 5 वर्ष की सेवा की हों, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे रहे हों और उनका समाप्त हो रहा है, तब उनके लिए है, तो इस पे आपको नहीं जाना है। इसमें यदि किस कैटेगरी में कोई आता हो तो आप अवश्य बताइएगा, निश्चित रूप से हम उस संदर्भ में अलग से आपको जानकारी दे देंगे। शारीरिक दक्षता की यहाँ पे हमें बात नहीं करनी है क्योंकि वो अभी विषय है नहीं। ठीक है। परीक्षा शुल्क आप सब जानते हैं, उसके बारे में भी बात नहीं करनी है। कुछ चीज़ें यदि इसमें और दिखती हैं तो वहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ तो सिलेबस दे दिया गया। हाँ, वैकल्पिक विषय, देखो वैकल्पिक विषय यहाँ पे दिया गया है। वैकल्पिक विषय, आप वही वैकल्पिक विषय का चुनाव करिएगा, सारे के कोड दिए हुए हैं। वैकल्पिक विषय आप वही चुनाव करिएगा जो आपने प्रयास करिएगा, पहली बात तो कमांड हो उस विषय पर। यदि ऐसा कोई विषय नहीं दिख रहा जिस पे कमांड हो, तो आप जो स्नातक किया होगा ना आपने, या यूपीएससी की तैयारी के दौरान या बिहार राज्य विशेष की तैयारी के दौरान कुछ विषय ऐसे होंगे ना जो आपके अच्छे से तैयार होंगे, तो ऐसे विषयों का चुनाव कर लीजिएगा। जैसे कॉमन विषय यहाँ पे भूगोल है, इतिहास है, ठीक है। इसके बाद कॉमन विषयों में यदि हम बात करें, दर्शन शास्त्र है, ठीक है, भौतिक विज्ञान है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, समाज शास्त्र है, हिंदी साहित्य है, ठीक है। तो कई सारे विषय हैं, उनमें से आप अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकते हैं। प्रयास रहे कि कला वर्ग वाले ही विषय हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी के बारे में पहले से बता दिया कि 4 ही विषय हैं वैकल्पिक विषय, इन्हीं चारों का चुनाव करना है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी देखना है कि क्या बोला गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी का एक पाठ्यक्रम है और इसमें बोला गया है कि 300 अंक का ये होगा और न्यूनतम अंक इसमें जो है प्राप्त करना होगा, और इसकी गणना जो है वो आपके फाइनल उसमें नहीं की जाएगी। वित्तीय प्रशासनिक एवं पदाधिकारी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी बोला है सरकार द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, इसकी गणना की जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट की गणना की जाएगी और सीडीपीओ में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की गणना की जाएगी। यहाँ पे बोला गया एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। मतलब जो बिहार का है, जो बिहार पीसीएस वाला है, उसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी की जो अन्य सेवाएं हैं, चाहे बाल विकास परियोजना अधिकारी का हो गया, इसमें भी ऑप्शनल के नंबर जोड़े जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि मेधा निर्धारण में इसकी गणना की जाएगी। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में यदि हम बात करें तो यहाँ भी इसके लिए बोला गया है
और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी की बात हो रही है, वहाँ पर भी ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि इनकी गणना की जाएगी। तो इसलिए यदि आप इन पदों के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वैकल्पिक विषय ऐसा चुनिएगा जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि वहाँ पे स्कोर करना है तभी जाके फाइनल आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और कुछ यहाँ पे टिप्पणियाँ दी गई हैं, उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। मेधा सूची के बारे में बात की गई है, मेधा सूची के बारे में बात की गई है, जैसे आपका जो PCS वाला है उसमें सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र, साथ साथ साक्षात्कार और एस्से, तो टोटल 1020 अंकों पे। बाल विकास परियोजना अधिकारी में बात करें तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र, ऐच्छिक विषय के 300 अंक और साक्षात्कार के 120, तो टोटल यहाँ पर 1020, यहाँ निबंध नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक की जब बात करते हैं तो ये 1200 अंक इनके मुख्य परीक्षा के, 300, इसके बाद 120 अंक साक्षात्कार के, तो 1320 पर ये गणना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गणना को लेकर बताया गया है कि यदि कॉमन हो जाएगा तो कैसे रहेंगे, 2 लोगों के समान अंक होंगे तो कैसे निर्धारित होंगे, तो उस पर नहीं जाना है। तो जो मुख्य चीज़ें थी, जैसे आरक्षण को लेकर के, जैसे EWS को लेकर के, छूट को लेकर के, वो आपने समझ लिया है। उसके बारे में यदि कहीं पर कोई डाउट हो, अभी भी कोई डाउट हो, जैसे जो आपने NOC को लेकर बात किया था या लोगों ने जो प्रश्न पूछा था, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा कल। यदि आज शाम तक आप उसके बारे में प्रश्न कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें यहाँ पे नहीं दी हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो अस्पष्टता नहीं है इस नोटिफिकेशन में उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई प्रश्न आपका निकल कर आता है बताइएगा। कल तो रविवार हो जाएगा, कल तो बात नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका आयोग भी बंद रहता होगा। सोमवार को बात होगी और बात होने के उपरांत जो भी वहाँ से जवाब आएगा वो जवाब मैं आप तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। और बाकी यदि आप हमारे सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, जो 69वीं को लेकर चलाई जा रही, विशेष रूप से जो अब शुरू करना चाह रहे हैं, आप अभी से आप प्रीलिम्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी टॉप 50 टॉपिक की, और उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए, लेकिन एक बार उसको देखना अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। फिर यहीं पे अब इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।